हे गाइस, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जियोग्राफी का, जो कि संसाधन एवं विकास, जो है चैप्टर 1। ठीक है, इसमें हम लोग सारा का सारा शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये जो आप लोगों का चैप्टर है वो 2 वीडियो में रहेगी। ठीक है, मैंने कुल मिलाकर के एक ही चैप्टर से 40 क्वेश्चन निकाला है, तो जिसमें इस वीडियो में आप लोगों का लगभग 20-23 के आसपास क्वेश्चन रहेगी, और सेकंड जो वीडियो रहेगी उसमें आप लोगों का लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाने के बाद आप लोग भी पूरा देखते नहीं हो, इसलिए मैंने इसको छोटा छोटा 2 वीडियो में बना दिया है। ठीक है, और इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का पूरा एनसीईआरटी में जितना टॉपिक है और हर टॉपिक से जितना क्वेश्चन निकल सकता है उतना क्वेश्चन को मैंने निकाला है। तो एग्ज़ाम में इससे बाहर आने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मेरा क्लासमेट अड्डा के नाम से फेसबुक चैनल है, फेसबुक में पेज है, और जहां पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, जहां पर मेरा वीडियो से रिलेटेड अपडेट मैं पहले ही दे देता हूं। क्लासमेट अड्डा के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, जहां से आप लोग मेरा जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हो, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम में भी क्लासमेट अड्डा के नाम से ही आप सर्च कर सकते हो, जहां पर आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और क्लासमेट अड्डा जो कि मेरा यूट्यूब चैनल नाम है, तो वहां पर तो आपको वीडियो मिलेगी ही, साथ ही साथ आप लोगों को ये जो क्लासमेट अड्डा के नाम से मेरा फेसबुक पेज है वहाँ पर भी आपको वीडियोज़ वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। इसमें आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को खुद देना है। ठीक है, और यदि आप लोग नहीं दे सकते हो आंसर, तो इसका आंसर तो मैं बता ही दूंगा। तो आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन आप इन लोगों के नाम पर, कि आप लोग जियोग्राफी जो पढ़ते हो, तो इस जियोग्राफी का जनक किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को लिखना है। ठीक है ना, चलिए अब बाकी क्वेश्चन का आंसर मैं खुद दे दूंगा। तो जैसे कि आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। पहला है नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरण योग्य संसाधन। याद रखिएगा, नवीकरण योग्य संसाधन को नवीकरणीय संसाधन भी बोला जाता है, और अनवीकरण योग्य संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन भी बोला जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आप लोगों का कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला है आपका व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर इन 4 भागों में संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। आगे का क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, जो कह रहा है कि विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला है संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार और चौथा है संचित कोष। ठीक है, यदि आप लोगों को इन सभी के बारे में डिटेल में जानना है, तो मेरा यूट्यूब में आप लोग मेरा प्रोफाइल खोलिएगा, तो वहाँ पर एक ज्वाइन का बटन दिया रहेगा, उसको आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप ज्वाइन कीजिएगा। मैं सारा का सारा डिटेल, मतलब सारे के सारे जो टॉपिक्स है उन सभी टॉपिक को डिटेल में बताया है। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन का बटन दबा करके या ज्वाइन करके आप लोग सारा का सारा वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन और पशुधन किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो ये सभी आप लोगों का जैव संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं, अदर जो भी है संसाधन का प्रकार, उन सभी को मैंने बता दिया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। आगे है 2 अजैव संसाधन का उदाहरण दिए। तो 2 अजैव संसाधन चट्टान और धातुएं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि 3 नवीकरण योग्य संसाधन का उदाहरण दिए। तो नवीकरणीय मतलब जिसको हम लोग पुनः बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा,
उसके बाद पवन ऊर्जा और वन्य जीवन। आगे का क्वेश्चन है आपका 3 अनवीकरण योग्य संसाधन का उदाहरण दे। तो खनिज, जीवाश्म ईंधन और जंतु। एक बार यदि ये समाप्त हो गया तो पुनः इसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। जंतु में जैसे जानवर वगैरह, जैसे कि बहुतों को लगता है कि जंतुओं को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप देख सकते हो डायनासोर एक बार पूरी तरीके से समाप्त हो गया तो क्या पुनः हम लोग डायनासोर को बना सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है आप लोगों का कि 3 व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण दे। तो 3 व्यक्तिगत संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का उदाहरण होता है, तो बाग, बगीचा वगैरह, चारागाह मतलब जहाँ पर आप लोग गाय पशुओं को मतलब पशुओं को चरा सकते हो, तालाब। ठीक है, 3 सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन का नाम लिखना है। सामुदायिक स्वामित्व मतलब हो गया कि जिस पर पूरा समुदाय का अधिकार होता है, जैसे चारण भूमि, शमशान भूमि, सार्वजनिक पार्क, ये सब आप लोगों का सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 राष्ट्रीय संसाधन का नाम लिखना है। राष्ट्रीय संसाधन मतलब जिस पर अधिकार सरकार का होता है लेकिन उपयोग सब कोई कर सकता है। तो जैसे हो गया सड़कें, जल संसाधन, रेलवे लाइन, ये सब आप लोगों का राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण है। आपको बोला एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण दे। तो तट रेखा से 200 समुद्री मील से परे समुद्री क्षेत्र। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये मान लेते हैं नीचे भारत का निचला वाला भाग है, यहाँ से लगभग आप लोग 200 मील दूर चले जाओगे। ठीक है, यहाँ तक मान लेते 200 मील है। अब इसके पार वाला ये वाला जो जगह सब है, ये सारा का सारा आप लोगों का हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, मतलब जिसका उपयोग कोई भी देश कर नहीं सकता है। ठीक है, और ये जो होता है किसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के देखरेख में सुरक्षित रहता है, उसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आगे जैसे कि आप लोगों का कि 3 संभावित संसाधन का नाम बताना है। तो राजस्थान में पवन ऊर्जा होने का संभावना है, गुजरात में सौर ऊर्जा और नदी क्षेत्र में जल विद्युत। ये सब आप लोगों का संभावित संसाधन का उदाहरण है। आपको बोला गया 3 विकसित संसाधन का उदाहरण दीजिए। तो नदियों द्वारा जल विद्युत का उत्पादन करना, यंत्र के माध्यम से विद्युत उत्पादन करना और सौर कुकर द्वारा सौर ऊर्जा से भोजन बनाना। ये 3 जो है विकसित संसाधन जो कि हो चुका है। विकसित इसका मतलब विकास हो चुका है। आगे है सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, आप लोगों को डिटेल में चाहिए तो यूट्यूब में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल को, और उसके बाद फिर आप पूरा डिटेल में वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ हुआ था। तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरो जो है ब्राज़ील का एक शहर है, वहीं पर हुआ था। आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, वही है रियो डी जेनेरो में जो पृथ्वी सम्मेलन है वही वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीय वन सिद्धांत पर पहली बार कब सहमति जताई गई। तो 1992 को, और ये भी रियो डी जेनेरो के समय में ही हुआ था। ठीक है, आगे उसी टॉपिक में आप लोग देखिएगा लिखा है UNCED। इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब यदि आप लोगों को ये पूछते हैं क्वेश्चन में कि UNCED का पूरा नाम हिंदी में लिखे, तो इसका पूरा नाम हिंदी में होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आप लोगों का कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की। तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा 1968 में किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्थित तरीके से यदि बोला जाए संसाधन संरक्षण का वकालत किसने किया था, तो वो क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था और 1968 में। आगे क्वेश्चन है स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने और कब लिखा। तो जो लिखने वाले व्यक्ति थे उसका नाम था सुमेसर, और उन्होंने कब लिखा था। तो 1974 में लिखा था। ठीक है ना, तो ये था आप लोगों का फर्स्ट वीडियो। ठीक है, और इसके बाद इसका आप लोगों का सेकंड वीडियो आएगा जहाँ पर आप लोग बहुत सारा और भी जो क्वेश्चन है तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक,
ठीक है। जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं लाइव आकर के आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि लाइव में ऑडियंस चाहिए। लाइव यदि पढ़ाऊँगा तो उसके लिए स्टूडेंट चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो को शेयर करना पड़ेगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुँचे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।